नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, द साबरमती रिपोर्ट्स इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा है और इस फिल्म को लेकर इस देश के प्रधानमंत्री जितने उत्साहित हैं, नरेंद्र मोदी का उत्साह देखते ही बनता है। और ये उत्साह निश्चित तौर पर एक ऐसे नेता का उत्साह दिखता है जो अपने ही राज्य में, अपने ही मुख्यमंत्रित्व में अपने कारनामे को फिल्मों के माध्यम से उजागर होते हुए वास्तविकता या तथ्यों से परे किसी भी स्तर पर लोगों को दिखाना चाहता है। सांसदों को टास्क दिया गया, फिल्म की प्रशंसा की जा रही है और पूरी कैबिनेट, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ललन सिंह भी हैं, पूरी कैबिनेट एकदम तन्मयता के साथ बैठकर इस फिल्म को ऐसे देख रही है जैसे इस फिल्म को देखने के बाद भारत की जो जीडीपी गिरी हुई है, 5.4 पर आकर रुकी हुई है जीडीपी की ग्रोथ रेट, वो अचानक 10.4 पर पहुंच सकती है। इस तरह की तन्मयता यदि इस देश के विकास के लिए दिखाई गई होती तो वाकई इस देश के आम आदमी का मुस्तकबिल बदल चुका होता। लेकिन आज हम चर्चा इस बात की करते हैं कि नरेंद्र मोदी का मुस्तकबिल कैसे बदला, नरेंद्र मोदी कैसे एक मुख्यमंत्री से एक प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और किस तरह से जो घटना साबरमती एक्सप्रेस में हुई उसने राजनीतिक तौर पर एक नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पीढ़ीगत परिवर्तन के दौर में एक पूरी पीढ़ी और पूरी जमात जो दिल्ली में मौजूद थी, उस जमात को पछाड़ते हुए नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर पहुंच गए। यह बात 2001 की है और 2001 में जिस वक्त यह देश मातम मना रहा था, मातम इसलिए क्योंकि 8 बार के सांसद 31 साल से लोकसभा में बैठ रहे और कभी चुनाव नहीं हारने वाले माधवराव सिंधिया का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। उनके साथ एक पत्रकार और एक फोटोग्राफर भी जो थे वो मारे गए थे। बिहार के रहने वाले एक फोटोग्राफर थे, झा जी। और जब पूरी पार्टी के नेता, चाहे क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या लेफ्ट, सब के सब माधवराव सिंधिया के अंतिम संस्कार में गए हुए थे, उस वक्त माधवराव सिंधिया के साथ अपनी जिंदगी गंवा चुके उस फोटोग्राफर के लिए एक नेता भी उसके अंतिम संस्कार में गया हुआ था। उसका नाम था नरेंद्र मोदी। और वहीं पर उन्हें फोन आता है कि आप कहां हैं। उन्हें बुलाया जाता है प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास पहुंचने के बाद उनकी वही तमन्ना पूरी होती है जिस तमन्ना के लिए वो लगातार दिल्ली दरबार के चक्कर काट रहे थे कि केशुभाई पटेल का उत्तराधिकार उन्हें दिया जाए। और उत्तराधिकार उन्हें मिलता है, उन्हें गुजरात भेजा जाता है। राबड़ी देवी के बाद वो इस देश के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं जो मुख्यमंत्री बनने के पहले जिंदगी में कभी कोई चुनाव लड़े ही नहीं थे, जीतने की बात छोड़ दीजिए। तो वो वहां पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और फिर संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए, संवैधानिक जो बाध्यता है उसे पूरा करने के लिए राजकोट 2 की विधानसभा सीट से उपचुनाव भी लड़ते हैं, तो उपचुनाव जीतते भी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खस्ताहाल होना उस उपचुनाव में भी दिखाई दे जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद गोधरा स्टेशन पर जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। S6 बोगी, और उस S6 बोगी में लगी हुई आग 59 जिंदगियां लील गई। लेकिन 59 जिंदगियां लीलने वाली वो ट्रेन की बोगी इस देश में राजनीतिक तौर पर किसी राजनेता के कद को ऊंचा उठाने की दिशा में एक अलग तरह के माहौल का निर्माण कर गई। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। याद रखिए, नरेंद्र मोदी की ताजपोशी कब हुई थी? नरेंद्र मोदी की ताजपोशी लगभग 24 दिनों के बाद, जी हां, 9/11 की घटना के 24 या 25 दिनों के बाद नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हुई थी। 9/11 यानी अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक हमला, और उस हमले के बाद पूरी दुनिया में एक सेंटिमेंट बना, एक खास संप्रदाय के खिलाफ लोगों की भावनाएं उबलने लगी। जॉर्ज बुश साहब कहने लगे, जॉर्ज बुश जूनियर जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वालों को भगवान भले ही माफ कर दे, हम नहीं माफ कर सकते। और जो अफगानिस्तान में हुआ वो आपने देखा, जिस प्रकार से पूरी दुनिया में एक सेंटिमेंट बना हुआ आपने देखा। लेकिन उस सेंटिमेंट को, एक संप्रदाय के विरोध में जो सेंटिमेंट पूरी दुनिया में बन रहा था, भारत में वो सेंटिमेंट कुछ ज्यादा ही बना। किस रूप में बना भारत में वो सेंटिमेंट? वो सेंटिमेंट दरअसल
जो घटना हुई, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ नहीं हुआ। संजीव भट्ट साहब की माने तो कुछ और है, कुछ और लोगों की माने तो कुछ और है, और दक्षिणपंथी जमात की माने तो वही बात है जो फाइलों में कही जाती है। लेकिन जो भी हुआ, घटना हुई, और उस घटना को यदि हम देखते हुए आगे बढ़े तो साफ दिखाई देता है कि उस घटना के बाद जो गुजरात में सांप्रदायिकता का तांडव देखने को मिला, उस सांप्रदायिकता के तांडव के बीच ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, रेलवे का एक स्टेशन मास्टरों की जो वो है संगठन है, उसके अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब गुजरात पहुंचे, वहां गुजरात के मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाने की सलाह दी। लेकिन उस सलाह का किस रूप में पालन हुआ? गुजरात के मुख्यमंत्री ने उस सलाह को न्यूटन के तृतीय गति नियम के संदर्भ में व्याख्या कर दी कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति जब सांप्रदायिक तांडव को इस रूप में व्याख्या करने चला जाए तो किस रूप में आप देखेंगे? हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनाने की कोशिश हुई। क्या इस देश का हिंदुत्व नफरत और कत्लो गारत की बुनियाद पर टिका हुआ है? जी नहीं। इस देश का हिंदुत्व यहाँ की सनातन परंपरा पर टिका हुआ है। इस देश का हिंदुत्व वसुधैव कुटुंबकम के हमारे मिजाज पर टिका हुआ है। और इस देश का हिंदुत्व इस देश की हजारों सालों से चली आ रही गंगा जमुनी तहजीब के ऊपर टिका हुआ है, जिस तहजीब से स्वाभाविक तौर पर नरेंद्र मोदी का लेना देना नहीं है। किसी भी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व के मुद्दे पर शास्त्रार्थ कराने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ आप बिठा दीजिए, बैठने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता तैयार नहीं होगा। और वो अब साबरमती फिल्म्स के माध्यम से, साबरमती रिपोर्ट्स के माध्यम से इस देश को एक प्रोपेगेंडा फिल्म दिखाकर परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा फिल्म मैं नहीं कह रहा। द कश्मीर फाइल्स आई थी, अवार्ड के लिए भेजी गई थी, लेकिन जहां भेजा गया उसे इनाम के लिए, इनाम देने वाले लोगों ने ही उसे प्रोपेगेंडा फिल्म माना। केरला फाइल्स भी लाई गई। आज की तारीख में बॉलीवुड अब जन नाट्य मंच और इप्टा से आए हुए लोगों के वाला बॉलीवुड नहीं रहा। आज की तारीख में भूल जाइए कि श्याम बेनेगल फिल्म बनाते थे, भूल जाइए कि मनमोहन देसाई फिल्म बनाते थे, ऋषिकेश मुखर्जी और कमाल अमरोही फिल्म बनाते थे, जेपी दत्ता फिल्म बनाते थे, यश चोपड़ा फिल्म बनाते थे। आज फिल्म कौन बनाता है? सत्ता के चरण चंबुक फिल्म बनाते हैं। और फिल्म बनाने की इस प्रक्रिया को इस रूप में यदि आप देखेंगे कि सत्ता को खुश करने के लिए फिल्में बनाई जाती है और उसके बाद जनता को प्रोपेगेंडा के माध्यम से इतिहासकारों के द्वारा रखे गए तथ्य से उलट इतिहास पेश किया जाता है, तो इस देश की जनता के एक तबके को भी उस प्रोपेगेंडा में मजा आता है। नरेंद्र मोदी का निर्माण, उनके व्यक्तित्व का निर्माण इस देश में इसी तरह की परिस्थितियों में हुआ है। वरना कौन सोच सकता था कि यह देश कभी किसका मजाक उड़ाता था। हरियाणा के एक नेता थे और वहां से इंदिरा गांधी नहर निकल रही थी, जो भाखड़ा नंगल से निकलकर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों तक जा रही थी। और उनके इलाके से नहर गुजर रही थी तो लोगों ने कहा कि काफी चौड़ी नहर है, वाटर फ्लो बहुत है, यहां पर जल विद्युत की छोटी छोटी परियोजनाएं लगवा दीजिए ताकि लोगों को बिजली भी मिले। उन नेताजी ने कहा था, काफी प्रचार हुआ था इस देश में, उन नेताजी ने कहा था कि अरे भाई, पानी में से बिजली निकाल लोगे तो पानी में बचा क्या, सारे पोषक तत्व तो खींच लिए। उसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर अस्ताचल की ओर चला गया, क्योंकि इस देश ने उनके बयान का बहुत मजाक उड़ाया था कि यह है उन नेताजी का सामान्य ज्ञान कि पानी में से बिजली निकाल लेने पर पोषक तत्व निकल जाते हैं। आज की तारीख में इस तरह के सामान्य ज्ञान का प्रदर्शन तो हमारे प्रधानमंत्री जी हर दूसरे तीसरे दिन या कभी ना कभी करते रहते हैं। नाले से गैस निकाल देते हैं, लोग ताली पीटते हैं कि बहुत अच्छा किया। 600 करोड़ वोटर बता देते हैं, लोग ताली पीटते हैं बहुत अच्छा किया। भगत सिंह को अंडमान जेल पहुंचा देते हैं, लोग ताली पीटते हैं कि बहुत कुछ किया, बहुत सही कहा। तो यह देश एक ऐसे दौर में जी रहा है जहां सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग 12वीं के बाद इंटर भी करवाते हैं कि 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन लेने पर अमुक अमुक सुविधाएं और अमुक अमुक सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। तब भी लोग ताली पीटते हैं। तब भी कुछ ऐसे लोगों के वीडियो वायरल होते हैं जो कहते हैं एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ लेने से नॉलेज तो बढ़ेगी ही। अब एक कक्षा में दोबारा पढ़ने से नॉलेज बढ़ती तो हमारे आपके सबके आसपास ऐसे लोग जरूर हैं जो डिग्रियां लेकर जरूर आ गए हैं, लेकिन उनकी नॉलेज, उनकी जानकारी को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि खुद के पढ़े लिखे होने पर डाउट होने लगेगा कि पढ़ लिख कर क्या किया।
तो इस तरह के लोगों की पूरी जमात मिलेगी। लेकिन इस जमात के बीच एक तरह की साइकोलॉजी के डेवलप होने के बीच नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का निर्माण इस रूप में होता है कि एक व्यक्ति इस देश की समस्याओं का समाधान कर सकता है। 56 इंच के सीने की बात करता है, लेकिन 56 इंच के सीने के बावजूद इस देश में हार्वर्ड नहीं, हार्ड वर्क की बात करता है। हार्ड वर्क की बात भी होती है, हार्वर्ड को इतर रख के होती है, लेकिन हार्ड वर्क वाले को मिलता क्या है? हार्ड वर्क वाले को वही मिलता है जो संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मनरेगा कांग्रेस की फेलियर का जीता जी जागता उदाहरण है और उसे ढोल पीट कर वो जिंदा रखेंगे। ये एक प्रधानमंत्री की भाषा है। तो साबरमती रिपोर्ट्स जो दिखाई जा रही है, उस साबरमती रिपोर्ट्स के बाद एक ऐसे नेता का निर्माण, जिस नेता के निर्माण की दिशा को यदि आप आगे देखें तो पत्रकार विजय त्रिवेदी को हेलीकॉप्टर से बीच में ही उतार देना, करण थापर के इंटरव्यू को दोस्ती बनी रहे पानी पीकर इंटरव्यू को बीच में छोड़ देना, और प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, ये किस रूप का परिचायक है कि जो सत्ता प्रेस से डरती है। यहां तक कि जनरल परवेज मुशर्रफ जैसा सैनिक तानाशाह भी प्रेस से नहीं डरता था। परवेज मुशर्रफ आगरा आए, अटल बिहारी वाजपेयी के बुलावे पर आए और भाजपा सरकार के अंदर के कथित मतभेदों को भारत की प्रेस के सामने खुलेआम सबके सामने बताकर, प्रेस बुलाकर सबके सामने बताकर वो वापस चले गए। तो एक सैनिक तानाशाह के अंदर भी प्रेस का सामना करने की हिम्मत थी। लेकिन मौजूदा दौर में साबरमती रिपोर्ट्स दिखाने वाले और देखने की वकालत करने वाले नेता के अंदर प्रेस का सामना करने की हिम्मत नहीं है। यही लोकशाही का नया स्वरूप है, जहां डायरेक्ट कम्युनिकेशन को प्रधानता दी जाती है। लेकिन डायरेक्ट का मतलब क्या? वन साइडेड। डिमोनेटाइजेशन पर आप सवाल नहीं पूछ सकते। नरेंद्र मोदी की उस छवि पर, जो छवि जब गुजरात दंगों के बारे में पूछा गया उनसे 2013-14 के चुनाव अभियान के दरमियान, तो क्या उन्होंने कहा था कि दुख तो तब भी होता है जब गाड़ी के नीचे पिल्ला आ जाता है। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता के बुर्के में छिप जाती है। वो बुर्का शब्द का इस्तेमाल किसी खास समुदाय को इंगित कर, किसी खास समुदाय के तुष्टीकरण के लिए ही किया गया था, और उस तुष्टीकरण के सहारे तुष्टीकरण की बात करने वाली, तुष्टीकरण का विरोध करने के नाम पर इस देश में सत्ता में आए नरेंद्र मोदी ने तुष्टीकरण के सिवा किया क्या? इस देश में कहां गई स्टार्टअप योजना, कहां गई स्टैंड अप योजना, कहां गई स्मार्ट सिटी, कहां गई हृदय योजना? कितने स्मार्ट सिटी लोगों ने देखे? तो एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण, एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण जिसने इस देश के अंदर सांप्रदायिकता को ही इस देश का मूलभूत तत्व बना दिया, सबसे बड़ा एजेंडा बना दिया। हर दौर में नेता की एक छवि होती है। जवाहरलाल नेहरू की को आप देखें, कौन सी छवि थी? जवाहरलाल नेहरू की छवि थी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर उन्होंने अपनी तरफ से स्थापित करने की कोशिश की। इंदिरा गांधी को किस रूप में देखते हैं? इंदिरा गांधी को इस देश में एक मजबूत नेता, तानाशाही को से भी गुरेज नहीं करने वाली नेता, और इन सब के बीच एक ऐसी नेता जो देश के आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती थी। तमाम रूपों में आप देखते हैं, आलोचना और प्रशंसा दोनों करते हैं। किस रूप में मोरारजी देसाई को देखते हैं, किस रूप में वीपी सिंह को देखते हैं, किस रूप में नरसिम्हा राव को देखते हैं? उसी रूप में नरसिम्हा राव को देखते हैं जिस रूप में इस देश में आर्थिक मुद्दों को देश का मुख्य राजनीतिक मुद्दा बना दिया था। और आज आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने का मतलब है कि न तो यूट्यूब पर व्यूज आते हैं और न ही इस देश के अंदर, सिस्टम के अंदर जनता जो खुद प्रभावित होती है उस पर चर्चा करती है। यही नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा प्रभाव है कि सांप्रदायिकता नाम केवलम जिस रूप में सामने आए, तो जिस रूप में वो सामने आ रहा है वो आप देख रहे हैं, और उसी रूप की खातिर, उसी रूप को आगे भी जारी रखने की खातिर कभी कश्मीर फाइल्स, तो कभी केरला फाइल्स, तो कभी साबरमती रिपोर्ट्स को आपके सामने लाया जाता है। अमृतकाल के इस विष को जो 3 फिल्मों के माध्यम से आपके सामने दिखाई जा रही है, उसको, उस गरल को पीते हुए अमृतकाल का आनंद लेते रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।